अब हम 1857 की क्रांति के असफलता के कारण करेंगे। तो एक एक कारणों पे हम अब चर्चा करेंगे। पहला कारण तो यह था कि क्रांति पूरे भारत में नहीं फैली। अगर 1857 की क्रांति को हम देखें तो जो सक्रिय रूप से ये क्रांति फैली वो यूपी और बिहार तक, बाकी का भारत इससे अछूता रहा। तो पूरे भारत में नहीं फैल पाई, तो पहले ही क्रांति कमजोर हो गई। तो एक तो ये कारण था। दूसरी चीज की विद्रोहियों के पास संसाधनों का अभाव था। अंग्रेजों के पास अगर हम देखें तो बंदूकें थीं, तोपें थीं, तो इनके पास बहुत सारे संसाधन थे। इसके अलावा इस समय तक रेलवे का विकास हो चुका था, तो आराम से सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। तो इससे भी विद्रोह को दबाने में आसानी हुई उनको। इसके अलावा तार व्यवस्था हो गई थी, जिससे सूचनाएं पहुंच जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पे। विद्रोहियों ने कहा भी था कि इस तार ने हमारा गला घोंट दिया। तो इस तरीके से अंग्रेजों के पास तो बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन विद्रोहियों के पास संसाधनों का अभाव था। बंदूकें थी तो गोलियां नहीं थी इनके पास। तो जो विद्रोही लड़े इस युद्ध में, तो लाठी, बल्लम, बर्छा, इन सारे हथियारों से लड़े, और इनसे अंग्रेजी सरकार से जीत पाना मुश्किल था। तो इस तरीके से संसाधनों का जो अभाव है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना क्रांतिकारियों की असफलता का। फिर क्रांतिकारियों में जो नेतृत्व वर्ग था, एक उद्देश्य का अभाव। क्रांतिकारियों में एक उद्देश्य का अभाव था। हर व्यक्ति अपने अलग अलग उद्देश्य के लिए लड़ रहा था। अब अंग्रेजों का तो एक ही उद्देश्य था, क्रांति को दबाना। लेकिन क्रांतिकारियों में देखें तो नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रही थी, बेगम हजरत महल लखनऊ के लिए लड़ रही थी। तो इस तरीके से विद्रोहियों के अलग अलग उद्देश्य थे। एक उद्देश्य के अभाव में पहले ही इनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। तो ये एक कारण रहा। फिर 1857 की क्रांति में अगर हम देखें तो शिक्षित मध्य वर्ग इस क्रांति से दूर रहा। शिक्षित मध्य वर्ग को यह लगता था कि क्रांतिकारी जो थे, इसका जो नेतृत्व वर्ग था वही पुरातन वर्ग था, राजा और जमींदार लोग थे, और ये उसी पुरातन व्यवस्था की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तो शिक्षित मध्य वर्ग ने भी इस क्रांति में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर ब्रिटिश सरकार बनी रहती है यहाँ पर तो ये नए नए सुधार करेंगे। दूसरी चीज की जो शिक्षित वर्ग था, इसने अब इसको ये पता चल चुका था कि एक नई व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी होती है, तो ये उस पुरातन व्यवस्था की तरफ नहीं जाना चाहते थे। तो ये कारण था कि शिक्षित मध्य वर्ग ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इसके अलावा भारत में बहुत से राजा और जमींदार क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। तो बहुत सारे राजा जमींदार अंग्रेजों के साथ भी थे, जैसे पटियाला, नाभा, जिंद, ग्वालियर। तो ये सारे राजे रजवाड़े अंग्रेजों का साथ दे रहे थे क्रांति दबाने में। कैनिंग ने कहा भी था कि अगर सिंधिया शामिल हो जाता तो हमको बोरिया बिस्तर बांध लेना पड़ता। तो इस तरीके से सारे राजा और जमींदार भी क्रांति में शामिल नहीं थे। इसके अलावा एक कारण ये भी दिया जाता है कि क्रांति समय से पहले हो गई। अब इसके पीछे ये कहानी दी जाती है कि नाना साहब और उनके मंत्री अजीमुल्ला खां ये रोटी और कमल के माध्यम से छावनियों में विद्रोह भड़का रहे थे, लेकिन उसकी एक निश्चित तारीख तय थी और समय से पहले हो गया विद्रोह। ये कारण रहा कि क्रांतिकारी असफल रहे। तो ये सारे कारण हैं 1857 के विद्रोह के असफलता के। लेकिन अब ये देखा जाए कि क्या 1857 की क्रांति वास्तव में पूर्णतया असफल रही? तो कोई भी जो क्रांति होती है, किसी भी क्रांति की सफलता और असफलता का मूल्यांकन जो किया जाता है वो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति और अप्राप्ति के आधार पर किया जाता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर क्रांति होती है, अब उन उद्देश्यों को अगर प्राप्त कर लिया गया तो सफल है, नहीं प्राप्त हुए तो असफल है, या अगर उसमें से कुछ उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया तो वो आंशिक रूप से असफल मानी जाएगी। तो इस अगर आधार पर हम देखें तो 1857 क्रांति पूर्णतया असफल दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि ये क्रांति जो हुई थी इसमें जो राजाओं का उद्देश्य था, राजाओं के राज्य हड़पे जा रहे थे,
जमींदारों की जमींदारियां हड़पी जा रही थी। तो इसलिए राजा और जमींदार इस क्रांति में शामिल हुए थे। अगर हम देखें 1858 की जो महारानी की घोषणा आई, उसमें यह माना गया कि देसी नरेशों ने अगर मदद नहीं की होती ब्रिटिश सरकार की, तो इस विद्रोह को दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो बाद में 1858 के बाद यह नीति अपनाई गई कि जो राज्य हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया और यह कहा गया कि जमींदारों की जमींदारियां भी हड़पी नहीं जाएंगी। तो इस अगर आधार पर देखें तो क्रांति का ये उद्देश्य पूरा हो गया। दूसरी चीज की क्रांति के पीछे एक कारण था कि जो राजाओं को गोद लेने की प्रथा जो समाप्त कर दी गई थी। तो 1858 की महारानी की घोषणा में गोद लेने की प्रथा भी बहाल कर दी गई। तो इस आधार पर भी क्रांति सफल दिखाई देती है। इसके अलावा भारतीयों के विद्रोह के पीछे एक बहुत बड़ा कारण धार्मिक और जो सामाजिक धार्मिक मामलों में जो अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे और जो सामाजिक सुधार यहाँ कर रहे थे, तो उससे भी भारतीय नाराज थे। तो ये भी एक कारण था विद्रोह करने का। 1858 की जो घोषणा आई महारानी की, उसमें ये कहा गया कि अब भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ईसाई मिशनरियों पर भी रोक लगाई गई और यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में सुधार भी, जो सामाजिक सुधार कर रहे थे, तो सामाजिक सुधार भी बंद कर दिए। तो इस आधार पे भी देखें तो ये उद्देश्य भी प्राप्त हो गया। अब जो सबसे एक महत्वपूर्ण कारण था कि जो भारतीयों का आर्थिक शोषण हो रहा था, और भारतीयों का आर्थिक शोषण हो रहा था, हर वर्ग परेशान था इससे। तो क्रांति का ये एक बहुत बड़ा कारण था आर्थिक शोषण। तो आर्थिक शोषण तो 1947 तक चलता रहा और आर्थिक शोषण इसलिए चलता रहा कि कोई भी जो उपनिवेश होता है वो अपने मातृ देश के लाभ के लिए ही होता है। ये एक तरीके से उसके स्वरूप से जुड़ी हुई चीज है कि उपनिवेश का शोषण होता ही है। तो 1947 तक शोषण जारी रहा। तो इस अर्थ में अगर देखें तो क्रांति असफल रही। तो इस तरीके से हम 1857 की क्रांति को पूर्णतः असफल नहीं कह सकते। अब हम 1857 की क्रांति का स्वरूप करेंगे। ये हम देखेंगे कि क्रांति का स्वरूप क्या था। क्या क्रांति केवल सैनिक विद्रोह थी या फिर ये जन विद्रोह था, राष्ट्रीय आंदोलन था? तो किस प्रकार की थी क्रांति, कैसा स्वरूप था इसका? अब 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है, इसके संदर्भ में जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, जैसे आउटरम, सिले, रिज, मालेसन, तो ये सारे इतिहासकार जो हैं ये इसको केवल सैन्य विद्रोह मानते हैं। ये कहते हैं कि बस कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने विद्रोह कर दिया जिससे थोड़ा बहुत जनता शामिल हो गई बाद में। तो इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि 1857 की क्रांति केवल एक सैन्य विद्रोह था। तो इस तरीके से इस विद्रोह को कम करके आंकने का प्रयास किया है अंग्रेजी इतिहासकारों ने। इसके अलावा अलग अलग राय भी देते हैं। जैसे रिज हैं, रिज कहते हैं कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था। तो ये कहते हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ अगर सारे ईसाई, एक तरफ अगर सारे भारतीय लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ सारे ईसाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भी लड़ रहे थे और उन्होंने इस क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का बहुत भरपूर सहयोग किया। फिर आउटरम और टेलर ये कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, मुसलमानों ने षड्यंत्र किया और इसमें जो हिंदू असंतुष्ट थे तो उनका फायदा उठाया। तो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था ये, इसको भी नहीं माना जा सकता। ये भी बड़ी सीमित व्याख्या है विद्रोह की। इसके अलावा बर्बरता का सभ्यता के खिलाफ युद्ध भी माना जाता है इसको। तो बर्बरता का सभ्यता के खिलाफ ये होम्स कहते हैं। तो बर्बरता का सभ्यता के खिलाफ युद्ध नहीं माना जा सकता इसको, क्योंकि अगर बर्बरता देखा जाए तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हुई, दोनों तरफ से ही बर्बरता हुई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेज सभ्य थे और भारतीय बर्बर थे,
दोनों लोगों ने ही बर्बरता का परिचय दिया। तो ये सारी चीजें इस विद्रोह को कम करके आंकने का प्रयास है, इसके महत्व को कम करने का प्रयास है। अब एक अंग्रेज सांसद थे बेंजामिन डिजरेली। तो बेंजामिन डिजरेली ने इन्होंने पहली बार ये कहा कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इन्होंने कहा कि यह सुनियोजित विद्रोह था। इनका ये कहना था कि चर्बी लगे कारतूस किसी साम्राज्य के उत्थान या पतन के कारण नहीं होते। तो जो 1857 की क्रांति थी, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय चरित्र का विद्रोह था। तो ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। 1857 की क्रांति के बाद जो भारतीयों ने इसके बारे में लिखा है, उन्होंने भी इसको सैनिक विद्रोह ही माना है। जैसे सर सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय, मुंशी जीवन लाल, मोइनुद्दीन, इन लोगों ने 1857 की क्रांति के तत्काल बाद लिखा इस क्रांति के बारे में। तो ये समकालीन इतिहासकार हैं उस समय के। तो इन्होंने भी इसको सैन्य विद्रोह ही माना, जिसमें सर सैयद अहमद खां ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनकी किताब थी आसबागे बगावते हिंद। तो आसबागे बगावते हिंद में इसको ये सैन्य विद्रोह ही मानते हैं। अब बाद में अगर देखा जाए तो पहले व्यक्ति थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 की क्रांति का वर्णन किया। हालांकि इनकी पुस्तक पूरे स्वतंत्रता आंदोलन भर बैन रही। इसके अलावा अशोक मेहता भी अपनी पुस्तक में इसको राष्ट्रीय आंदोलन ही मानते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत सरकार ने प्रयास किया कि 1857 की क्रांति पे एक सरकारी इतिहास लिखवाया जाए। तो 1857 की क्रांति जो है, इसके बाद जो इससे संबंधित दस्तावेज थे वो तो अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए, जिससे स्पष्ट नहीं हो पाता कि किस तरीके की क्रांति थी। लेकिन बाद में भारत सरकार ने ये प्रयास किया इतिहास लिखाने का। तो पहले तो ये आरसी मजूमदार को काम सौंपा गया था, लेकिन उनका कुछ सरकारी समिति से अनबन हो गया और उन्होंने स्वतंत्र रूप से लेखन किया। आरसी मजूमदार ये कहते हैं, इनका ये मानना है कि 1857 की क्रांति के समय राष्ट्रीयता का विकास ही नहीं हुआ था भारत में। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास ही नहीं हुआ है। दूसरी चीज की एक राष्ट्रीय चरित्र तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि भारत एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। इस समय अलग अलग राज्य हैं भारत में, तो राष्ट्रीयता की बात नहीं की जा सकती। इसलिए ये कहते हैं कि जो तथाकथित 1857 की क्रांति है, ये न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अब जो सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन ने भी अपनी पुस्तक में बड़ा ही संतुलित विवरण दिया है और इन्होंने भी ये माना कि इस समय राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हुआ था। तो इस तरीके से इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना जा सकता। लेकिन ये मानते हैं कि जब सैनिकों से तो विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत बड़े पैमाने पर असैन्य जनता शामिल हुई, किसान शामिल हुए, मजदूर शामिल हुए। और बाद में 1857 की क्रांति के बाद जो दंड दिए गए लोगों को, उसमें असैन्य लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। तो ये कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं माना जा सकता, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग जो शामिल हो गए, इससे ये राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप का हो गया। तो इस तरीके से ये एक संतुलित विवरण देते हैं इस क्रांति के बारे में। तो हालांकि जो भी है, ये माना जा सकता है कि इसको राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय राष्ट्रीयता का विकास नहीं हुआ था। लेकिन 1857 की क्रांति जो है, ये एक तरीके से हमारे पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा स्रोत का इसने जरूर काम किया। और ये राष्ट्रीय आंदोलन में या जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, उनको निरंतर प्रेरणा देती रही ये क्रांति।